हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज देखो बच्चों, हम लोग आ गए लेक्चर 23। लास्ट लेक्चर में हम लोग आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कुछ 2-3 लेक्चर से। ये बच्चों इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट एक वीडियो है क्या कि हम लोग लगभग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने आईआईटी जेई के क्वेश्चन लगाए थे। इसमें हम लोग 2-4 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 1-2 वीडियो आएंगे वो बायो वाले बच्चों के लिए होंगे, नीट के क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे, वरना उनको लगेगा देखो हमको छोड़ दिया गया, सिर्फ आईआईटी को सॉल्व कराया गया, आईआईटी जेई के क्वेश्चन हमें छोड़ दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपने देखे होंगे, इनको नोट करा है तो ठीक है, वरना मैं ये अभी 2-3 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद एंड में आएंगे पीडीएफ नोट्स, उनको आप डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे क्वेश्चन के भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी। ये कुछ मुझे और एक क्वेश्चन अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपको सॉल्व करा दूं ये भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा बच्चों। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंचे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ये 2000 में आया था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको प्रॉपर ऑप्शन नहीं दे रखा, सॉल्व करना है आपको। क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन देख के डरा मत करो, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से समझो, तब सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये मत करना कि बस देख लिया, डर गया, छोड़ दिया। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ए इज केप्ड फिक्स्ड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3 मीटर एंड y इज इक्वल टू 1.25 मीटर ऑन अ प्लैंक p रेज्ड अबव द ग्राउंड। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि भैया एक प्लैंक है, ये देखो प्लैंक p दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट a रखा हुआ है। ठीक, इसकी लोकेशन क्या है, एक हमने ओरिजिन मान ली है, वहां से लोकेशन x एक्सिस पे 3 मीटर है, y पे 1.25 मीटर है, ये हम समझ गए। फिर क्या कह रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 the plank starts moving along the positive x direction with an acceleration 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि टाइम जब t इज इक्वल टू 0 लिया है हमने, उसी इंस्टेंट पर ये जो प्लैंक है आपका p, जिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये इस तरीके से रखा है बच्चों कि इसका इसके ऊपर मूवमेंट नहीं है, वो हम आगे चल के अभी देख लेंगे। ठीक है, वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये जो आपका प्लैंक है ये मूव करना स्टार्ट करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, किस एक्सेलरेशन से, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ठीक, ये आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जिस टाइम ये स्टार्ट करता है मूव करना, उसी टाइम पर ओरिजिन से एक स्टोन है, एक स्टोन को प्रोजेक्ट करा जाता है u वेलोसिटी से, इसका एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक, u वेलोसिटी से एक स्टोन जिस टाइम पर ये मूव करना स्टार्ट करता है फेंका जाता है, और क्या कह रहा है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विथ अ वेलोसिटी u एज शोन इन फिगर, अ स्टेशनरी पर्सन ऑन द ग्राउंड, मतलब ये एक बंदा है बाहर जो खड़ा हुआ है, ऑन द ग्राउंड जो रेस्ट पे है। ठीक है, ऑब्जर्व्स द स्टोन हिटिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक, all the motions are in xy plane, find u and the time after which the stone hits the object। कह ये रहा है बच्चों क्वेश्चन, अब आप पढ़ा तो मैंने है, समझ आप भी गए होंगे। कह रहा है कि ये जो बंदा रेस्ट पे है, जो ग्राउंड पे खड़ा है, इसको ये दिखता है कि जब ये घटना हुई, घटना क्या हुई कि जब ये स्टार्ट करा मूव करना और ये स्टोन फेंका गया, तो इसको ये दिखता है कि ये स्टोन इस ऑब्जेक्ट को ये आगे मूव कर चुका होगा, ये कहीं यहाँ पहुँच चुका होगा, ये उसको हिट करता है, और जब ये हिट करता है तो ये देखा जाता है कि ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, 45 डिग्री। बात समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ये कह रहा है कि ये स्टोन यहाँ से फेंका गया और उसी इंस्टेंट पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करा, कितने एक्सेलरेशन से, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितने टाइम में ये उसको हिट करेगा जाके, उतने ही टाइम में ये स्टोन आगे बढ़ चुका होगा, यहाँ कहीं पहुँचा होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये इसको हिट करता है तो ये स्टोन अपने डाउनवर्ड मोशन में होता है। डाउनवर्ड मोशन यानी पहले ऊपर जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, और फिर नीचे आने लगता है। तो नीचे आते वक्त ये इसको हिट करता है, और जब हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी का एंगल जो हॉरिजॉन्टल से होता है वो 45 डिग्री होता है। बात समझ रहे हो। अब हमें बताना क्या है कि इस स्टोन की वेलोसिटी कितनी थी और कितने टाइम बाद ये जाकर इसको टकराएगा। बात समझिए, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं,
और वो समझ में आए ही हैं। यहाँ पर बच्चों दो मोशन हो रहे हैं, कौन से, एक तो इस स्टोन का मोशन है और एक इस प्लैंक का मोशन है। हमें इन दोनों मोशन को दो दो पार्ट में डिवाइड करना है, तब हम इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। किस पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, समझते हैं। हम इसको अप्रोच कैसे करने वाले हैं, हम ऐसे अप्रोच करेंगे कि बच्चा ये जो स्टोन है, इस स्टोन के मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। उसी तरह ये जो आपका प्लैंक है, ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो इसको तो आप वाई एक्सिस में तोड़ नहीं सकते। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन और इस स्टोन का दो एक्सिस में मोशन, एक एक्स और एक वाई। भाई ये मूव प्रोजेक्टाइल में कर रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन अ प्लेन विथ एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और विथ एनी एक्सेलरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई मोशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। बेसिकली हमें बच्चों फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन और मोशन लगानी है और कुछ नहीं करना। इसको देखो, मैं नेक्स्ट पेज पर इसको साफ से बनाता हूँ, एकदम आपको समझाता हूँ। एक बार क्वेश्चन खुद भी पढ़ लो पॉज करके। देख लिया? अब बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन अभी जब मैं फिगर बनाऊंगा इसका सब समझ जाओगे, कोई ऐसा कठिन ये क्वेश्चन है नहीं। तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं, बढ़िया। ये बन गई आपकी एक्सिस, ठीक है। और मैं दो पेन का मतलब दो कलर यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। यहाँ पर ये स्टोन, ये मैं पूरा ए और पी, जो ए और पी ये जो कहानी दे रखी है, देखो ये तो कहानी गया है कि ए जो है, ये जो ऑब्जेक्ट पी प्लैंक पे रखा हुआ, प्लैंक मतलब एक प्लेट टाइप की उस पर रखा हुआ, ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, ये तो कहानी। ये बहुत अच्छा हुआ नहीं कहा, सॉल्व हम उस केस में भी कर लेते कुछ ना कुछ लगाकर, लेकिन ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आप मान सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ कि ये जो है बच्चा ए जो है अभी t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे था, कहाँ पे था, ये a है आपका एट t इज इक्वल टू 0, ठीक। इस कलर से दिखा दी। इसकी फाइनल पोजीशन मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन a से मूव करना स्टार्ट करा है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे ना लिखूँ क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी जब ड्रॉ करूँगा। ये a एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और इसकी लोकेशन भी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 3 मीटर और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.25 मीटर दे रखी है कि नहीं। यानी ए की जो लोकेशन है, इनिशियल पोजीशन, ये दे रखा है। अब क्या है, लेट सपोज, लेट आफ्टर टाइम टी स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। टाइम टी के बाद मान लेते हैं कि उसको हिट कर जाएगा कौन सा स्टोन, जो यहां से फेंका गया है ओरिजिन से, और मान लेते हैं कि ये एंगल बना रहा है थीटा। लेट सपोज कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी का एंगल थीटा है, वो तो दे नहीं रखा है। अब बच्चों ये कह क्या रहा है कि जब ये फेंका गया है तो ये कहां पर आएगा, मान लो टाइम टी में ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए है ये यहां पे पहुंच जाएगा, यहाँ कहीं पहुँचा जा रहा है ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पहुँच गया और ये दूरी चल चुका है x, कितनी चल चुका है x, मतलब x एक्सिस पे x एक्सिस पे x डिस्टेंस से आगे बढ़ चुका है। तो ये जब स्टोन ऊपर जा रहा होगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर ये जब डाउनवर्ड मोशन करेगा, नीचे आ रहा होगा, तब ये इसको कहीं यहाँ पर हिट करेगा आके, यहाँ पर हिट करेगा आके, ठीक है। और इस केस में इसकी जो वेलोसिटी है या इसका जो मोशन है वो कितने एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। हम मान लेते हैं इस स्टोन की फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक। ये मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन while hitting A is V, ठीक है। और क्या माना है, लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन
इज थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी लिख लिया हमने। देखो बच्चों, एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो अगर ये कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिखा। और हमने क्या माना है, लेट डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट ए along पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज एक्स मीटर्स। ये माना है कि नहीं? ये भाई जितने टाइम में हमने माना कि टाइम टी के बाद ये आगे बढ़ के इधर कहीं आ गया होगा, आगे होगा कि नहीं, तो उतने टाइम में हमने माना कि ये एक्स दूरी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेट हुआ है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये हो गया एक्स, ये हो गई वाई। इसको देख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दूरी कितनी दे रखी है? ये 3 मीटर दे रखी। कैसा ड्राइंग बनाया है गंदा सा। हाँ ये ठीक है, देख लिया। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है इस फिगर को। अब ये बताओ बच्चा, अगर मैं सिर्फ इस ए की, जो ये ऑब्जेक्ट ए है, वो सिर्फ एक ही मोशन तो करा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी क्योंकि वो पहले रेस्ट में था, t इज इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट में था। उसके बाद वो एक्सेलरेट हुआ। तो अगर हमें x पता करना हो, ये पता करना हो x कि टाइम t में x कितना है, तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या होती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है 0, ये तो रेस्ट पे है। तो हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, फॉर ऑब्जेक्ट ए x कितना होगा बच्चों, x होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, यू ए लिख देता हूँ, यू ए मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 0, x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए की वैल्यू आप रख दो, ए कितना है आपका 1.5 टी स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपका 0.75 टी स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन आपको मिल गई कि नहीं? कहोगे सर ये तो मिल गई। अब बच्चों एक चीज़ और समझते हैं, इस वेलोसिटी के, ये जो स्टोन है ये तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया है, इसके ऊपर ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी जी सिर्फ, और कोई तो एक्सेलरेशन है नहीं। इसके दो कंपोनेंट होंगे, u cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात बच्चा समझो, जितने टाइम t में ये स्टोन x दूरी चला है, उतने ही टाइम में इस स्टोन को x एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, 3 + x, तभी तो ये जाके हिट करेगा। बात समझो तुम, जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट ए x आगे बढ़ा है, उतने ही टाइम में इस स्टोन को x + 3 आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये जाकर इसको हिट करेगा कि नहीं। तो हम इसी चीज को मान लेंगे। और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है सॉरी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसके लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं, इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये स्टोन के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो u cos थीटा इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस x + 3 हो जाएगा कि नहीं। यही हम बच्चों यहां पर रखने वाले हैं, फॉर स्टोन इन x डायरेक्शन, it should cover distance x + 3 in the same time t। ये मानते हो कि नहीं? फिर यहां पर लिखेंगे, सिंस u cos थीटा इज इक्वल टू इनिशियल, या इनिशियल छोड़ो, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन
प्लस एक्स डायरेक्शन एंड इट इज कांस्टेंट, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो हम क्या लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस x प्लस 3, देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब बच्चों एक बात समझते हैं, हमारे पास क्या है, एक ये भी इक्वेशन है, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो वरना कंफ्यूज, चलो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को सेकंड माने, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू रख सकते हैं, देखो x की वैल्यू रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 0.75 टी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, या एक काम करो 3 को इधर ही रह जाओ, ये टी स्क्वायर उधर ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 0.75 टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड, इस इक्वेशन को थर्ड मान लो, ये वाली इक्वेशन। ओके सर ये क्यों कर रहे हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा बच्चे, इसको लिखो पहले फिर मैं बताता हूँ आगे, पॉज कर लो लिख लो। इतना तो समझ गए ना। अब एक चीज और समझते हैं, इसको देख लो एक बार, ये देख के इसको पॉज करके लिख लो पहले, ठीक है। अब एक चीज मैं समझाता हूं, वो देखो क्या है कि बच्चों ये जो स्टोन है आपका, ये एक्स डायरेक्शन में जो मोशन करेगा वो तो आपने यहां से दिखा दिया, ये सब दिखा दिया आपने, लेकिन वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी चल रहा है, देखो वाई डायरेक्शन में ये दूरी चल रहा है 1.25 मीटर, इतनी तो दूरी चल रहा है। देखो वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी चल रहा है, 1.25 मीटर ही तो चल रहा है ये, और तो कुछ चल नहीं रहा। और वाई डायरेक्शन में एक चीज और होगी, वाई डायरेक्शन में भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा है, और उतने ही टाइम टी में इसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 1.25 मीटर। तभी तो ये तो सिर्फ आगे बढ़ रहा है, ये हिट जब करेगा जाके तो x प्लस 3 पे पहुंचेगा, लेकिन y में कितना चलेगा 1.25, यही। तो अब हम y डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे, किसका, इस स्टोन का। तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, फॉर स्टोन मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा 1.25, देखो कितनी दूरी चलेगा, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में लगा दोगे, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी u साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, और a जो एक्सेलरेशन है g नीचे की तरफ है तो माइनस g हो जाएगा, y पॉजिटिव ले रहे हो तो ये हो जाएगा 1.25 इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 लेने को बोला है तो ये हो जाएगा 10 टी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u 1.25 इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस का 5 टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 मान लो, मान लिया। अब हम लोगों ने तीनों मोशन एनालाइज कर लिए। किसके मोशन एनालाइज कर लिए भाई, कि ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में मोशन, स्टोन के दो मोशन, एक एक्स डायरेक्शन में तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गई, और एक वाई डायरेक्शन में तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। लेकिन अब ही ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमें इन इक्वेशंस में पता क्या क्या नहीं है, यू नहीं पता है, टी नहीं पता है, थीटा नहीं पता है, और बहुत कुछ नहीं पता है। यहाँ पर x भी आ रहा है, ठीक है। अब कहोगे सर हमें अल्टीमेटली मिल तो दो ही इक्वेशन रही हैं, एक ये इक्वेशन मिल रही है और एक ये इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, और वेरिएबल है 3, तो हमें इक्वेशन 3 चाहिए, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि इस स्टोन की, ये जो ए को टकराएगा के, इसका टकराने के टाइम पर या हिटिंग के टाइम पर जो मोशन है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा, डाउनवर्ड मोशन। तो हमें ये भी पता चल गया कि इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी स्टोन की, वो v कितना एंगल बनाएगी एक्स से 45 डिग्री। तो अब हम इस स्टोन पर फिर से हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन और y डायरेक्शन में भी। बात समझना मेरी बच्चों। तो अब बच्चों मैं एक चीज आपको बोलने जा रहा हूँ, ये जिनको कॉन्सेप्ट आता है, जिन्होंने को लेक्चर देखे वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या कि भैया ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा
और इस स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ हिटिंग जो कि v है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा v cos 45, ये दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा हो प्रोजेक्टाइल टाइप का तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहती है। तो यहाँ पर हम ये भी लिखने वाले हैं, बात समझ गए? क्या लिखेंगे? सिंस फॉर स्टोन there is no acceleration in x direction। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, u cos थीटा विल बी इक्वल टू v cos 45। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। ये मान लो इक्वेशन 5, देखो v cos 45 क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट v cos 45, ठीक है, और ये हो गया v sin 45, ये हो जाएगा। अब x डायरेक्शन में तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। अब बच्चा ये भी बात आती है कि जब ये यहाँ हिट कर रहा होगा तो सर इसकी फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी होगी? तो देखो y डायरेक्शन में हमें ये तो पता है कि वेलोसिटी होगी v sin 45, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है। तो अब हम फिर इस स्टोन पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अगेन फॉर स्टोन अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। तो बच्चा देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है v साइन 45, तो वो निगेटिव हो जाएगा, v साइन 45 हो जाएगा कि नहीं? और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, u साइन 45। देखो भाई y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो u साइन थीटा हो गया, ये यहीं पर रख दो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो हो जाएगा माइनस का g हो जाएगा 10, या मैं ऐसे पहले लिख देता हूँ ना, कंफ्यूज हो जाएगा gt। तो ये कितना हो जाएगा, v साइन 45 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस का 10t। हो जाएगा कि नहीं? इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, किस तरीके से, u साइन थीटा माइनस का 10t इज इक्वल टू माइनस का v साइन 45, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 6। तो और अगर मैं इक्वेशन 6 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 5 से तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले इतना देख लो फिर मैं बताता हूँ। सॉरी, ये देख लो एक बार, इसको पॉज करके इतना लिखो फिर मैं सब समझाता हूँ। अभी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा शुरुआत से बता दूंगा, पहले इतना देख लो। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, LHS वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन डिवाइड करो तो u साइन थीटा माइनस 10t अपॉन u कॉस थीटा, यही तो इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का v साइन 45 अपॉन v कॉस 45। ये देखो v cos 45, इधर माइनस का v साइन 45। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का tan 45, साइन अपॉन कॉस tan होता है कि नहीं होता है, और ये हो जाएगा माइनस का 1, tan 45 कितना होता है, माइनस का 1। इसको बच्चा देखो, इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस का 10t इज इक्वल टू माइनस का u कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 7, कह दोगे सर इतनी इक्वेशन बन रही। बच्चों ये समझाने के लिए मैं इतनी इक्वेशनें बना रहा हूँ, वरना डायरेक्ट करना होता तो इतना लिखता नहीं मैं। आप कह दोगे सर इतना तो हम कर ले गए भाई, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा ये सब हमको समझ में आ गया। अगर ये पूरी इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाए तो हमको टाइम एक वेरिएबल पता चल जाएगा। अब एक चीज़ बच्चा और समझते हैं, हमने इससे पहले कुछ इक्वेशन निकाली हैं टाइम के ही रिस्पेक्ट में। देखो कहाँ कहाँ पर निकाली है,
एक तो बच्चों हम लोगों ने इक्वेशन निकाली ये यू टी कॉस थीटा माइनस का 0.75 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो क्या यहाँ से हमें यू टी कॉस थीटा मिल सकता है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड? अगर मैं यू टी कॉस थीटा निकालूँ, कह दो कि सर हमें यू कॉस थीटा चाहिए, यू टी नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। यू टी कॉस थीटा निकालो तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यू टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और क्या एक इक्वेशन हमने और बच्चों निकाली है साइन के रिस्पेक्ट में, कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4। तो यू टी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.25 प्लस 5 टी स्क्वायर, ये वैल्यू भी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा यू टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 1.25 प्लस 5 टी स्क्वायर, 1.25 प्लस 5 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों इस इक्वेशन में हमें वैल्यू किसकी किसकी रखनी है? टाइम की वैल्यू रख, ऊपर देखो u साइन थीटा, अगर यहाँ पर टाइम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर अगर टाइम होता u t t से, तो इक्वेशन 7 को पहले हम अगर t से मल्टीप्लाई कर दें और फिर u t साइन थीटा और u t कॉस थीटा की वैल्यू रख दें तो पूरी इक्वेशन टाइम में आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 बाई टी से मल्टीप्लाई करो तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टी साइन थीटा माइनस का 10 टी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो टी से मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का यू टी कॉस थीटा, हो गया कि नहीं? और हमें यू टी कॉस थीटा की वैल्यू पता है और यू टी साइन थीटा की वैल्यू पता है, ये वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ से वैल्यू रख देते हैं, ये इक्वेशन थर्ड से आया था, यू टी कॉस थीटा कितना है, यू टी साइन थीटा पहले रखते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं 1.25 प्लस का 5 टी स्क्वायर माइनस का 10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का यू टी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 0.75 माइनस का 3 माइनस का 0.75 टी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों बचा क्या क्या, ये हो जाएगा 1.25, ये 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 0.75 टी स्क्वायर, आ गया कि नहीं? अब ये माइनस का 3 उधर ले जाओ, ये माइनस का 5 टी स्क्वायर इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1.25 प्लस का 3 और ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर माइनस का 0.75 टी स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा? अब ये 1.25 प्लस 3 ये हो जाएगा 4.25 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर माइनस 0.7, ये हो जाएगा 4.25 टी स्क्वायर, तो ये दोनों साइड एक ही आ गई वैल्यू, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा 1, तो टी आ जाएगा 1 सेकेंड। तो आपको टाइम पता चल गया कि भैया 1 सेकेंड बाद ये स्टोन हिट करेगा। ये पहले देख लो एक बार यहाँ से, टाइम, एक आंसर आपका आ गया। कह दो कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो बड़ा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है अगर आता होगा तो इतना आप, मैं आपको समझाने के लिए सब इंग्लिश लिख रहा हूँ, आपको इतना लिखने की ज़रूरत थोड़ा पड़ेगी वहाँ पर। यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर टाइम पता चल गया है तो ये जो वेलोसिटी है u कॉस थीटा, ये यू टी कॉस थीटा और यू टी साइन थीटा, इन दोनों की वैल्यू पता कर सकते हो कि नहीं? कह दोगे सर ये क्यों पता कर रहे हैं, हमें थीटा भी तो पता होना चाहिए वेलोसिटी पता करने के लिए। अभी समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुटिंग t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये देखो यू टी कॉस थीटा था, तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.75 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3.75, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या आ जाएगा, u साइन थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 रखो तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25 प्लस 5, तो 6.25 हो गया।
तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू 6.25। अब कह दो कि सर हमें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पता चल चुके हैं। देखो बच्चों, u साइन थीटा 6.25 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वहां ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि आप वेक्टर फॉर्म में नहीं बता सकते हो। देखो, इनको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो मैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं। अगर मैग्नीट्यूड पता करना हो, पहले तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा। बच्चों ये आपको पता होगा कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इसका x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। x कंपोनेंट क्या होता है, x होगा u cos थीटा आई कैप, होगा कि नहीं, और ये y कंपोनेंट क्या होगा, u साइन थीटा जे कैप। कह दोगे सर बिल्कुल होगा। u cos थीटा आपका हो गया 3.75 आई कैप प्लस u साइन थीटा कितना हो गया 6.25 जे कैप। ये बच्चों मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया आपका। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये आपका आंसर आ गया। कह दोगे सर वाह, आंसर भी आ गया। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3.75 स्क्वायर प्लस 6.25 स्क्वायर। अब बच्चों दिक्कत क्या होती है, मैंने पहले भी कहा था, ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आईआईटी हो, नीट हो, या कोई भी हो ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो वो ऐसी टाइप की कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं कि आप करो, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अगर आप ऐसे आंसर लिख के दिखा देते हो तो बस आंसर सही। उसमें क्वेश्चन में तो उसने पूछा नहीं कि मीटर पर सेकंड में एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताओ, उसने वेलोसिटी पूछी तो आपने वेलोसिटी बता दी। और इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि आपने डायरेक्शन भी बता दी। भाई आई जे के फॉर्म में लिखने का मतलब तो यही है कि आपने पूरी तरीके से वेलोसिटी डिफाइन करी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। बात समझ गए कि नहीं। अब थीटा पता करना है कि एंगल कितना होगा उसका, तो tan थीटा, इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.25 अपॉन 3.75, और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो मैग्नीट्यूड पता चले। देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको वेलोसिटी पता चल गई, टाइम पता चल गया, यही तो पूछा गया था, ये भी आंसर है आपका। अब मैं पूरा क्वेश्चन शुरुआत से आपको दिखा देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखो सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना टाइम, बच्चों ये समझाने के लिए हो रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अब मैं आपको फिर से एक बार इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमने क्या माना बच्चों कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए था, भाई वो तो एक्सेलरेट कर रहा है और t इज इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट पे है, तो हमने मान लिया कि टाइम t में वो x दूरी आगे बढ़ जाएगा, और उसी टाइम में ये जो स्टोन है वो ऊपर ऐसे जाएगा और इसको हिट कर देगा। अब हमने क्या कहा कि भैया इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। इसका एक्सेलरेशन 1.5 दे रखा है, उसको हमने सॉल्व करा तो ये बच गया x इज इक्वल टू 0.75 टी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या कहा कि जिस टाइम में ये आगे बढ़ेगा उसी टाइम में इस स्टोन को ऊपर से उठ के आके इसको हिट करना पड़ेगा, यानी उसी टाइम t में इस स्टोन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, x, और इनिशियल कितनी थी पोजीशन 3, ये पूरा x प्लस 3 इसको चलना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक स्टोन प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, तो ये जो x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है x प्लस 3 वो कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम u cos थीटा इंटू टी। तो हमें एक इक्वेशन और मिल गई, x प्लस 3 इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दी तो हमें एक इक्वेशन थर्ड मिल गई, ut cos थीटा माइनस 0.75 टी स्क्वायर इक्वल टू 3। बात समझ गए। फिर क्या बताया हमने, फिर हमने कहा कि भाई ये जो स्टोन है ये x डायरेक्शन में तो आगे बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसलिए y डायरेक्शन में भी बढ़ा है। और y डायरेक्शन में इसकी इस पॉइंट पे पोजीशन कितनी है, भाई ये ऊपर गया और नीचे आके हिट करा तो ये पोजीशन 1.25 दे रखी है, इतनी तो दे रखी है। तो y डायरेक्शन में इसके मोशन में हमने क्या लगा दी, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें u ले लिया इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा क्योंकि y डायरेक्शन का मोशन है, और एक्सेलरेशन ले लिया माइनस g क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो हमने जब इसको अप्लाई करा तो ये क्या हो गया 1.25 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ इंटू 10, जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है तो 10 टी स्क्वायर। जब सॉल्व करा तो ये इक्वेशन 4 मिल गई हमको। बात समझ के। अभी ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, तो हमने क्या करा, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जिस टाइम ये स्टोन इसको हिट करेगा उसका मोशन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा उसकी वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, v cos 45 v sin 45 जो कि नीचे की तरफ होगा। और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में
एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा। तो u cos थीटा और v cos 45 सेम होने चाहिए। तो यही बच्चों हमने वैल्यू रख दी, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 45, ये एक इक्वेशन 5 मिल गई। लेकिन y डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में चेंज होगी, और वो है कितनी, v sin 45। तो हमने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। हमने ये वैल्यू यहां पर रख दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, माइनस का v sin 45 इज इक्वल टू यू sin थीटा माइनस जी टी। वैल्यू पुट करी तो हमें एक इक्वेशन 6 मिल गई, बात समझे। फिर हमने इक्वेशन 6 को 5 से डिवाइड करा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इस sin 45 इस v को हटाना है, फाइनल वेलोसिटी को हटाना है। तो जब हमने ऐसा करा तो हमें एक इक्वेशन 7 मिल गई। ये सब सॉल्व करके इक्वेशन 7 मिल गई। अब इक्वेशन 7 में हमें दिखा कि दो टर्म आ रहे हैं, u sin थीटा और u cos थीटा। हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, ut cos थीटा और ut sin थीटा। अगर मैं इक्वेशन 7 को t से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें ये मिल जाएगा, ut sin थीटा की वैल्यू इक्वेशन 4 से रख देंगे, ut cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 से रख देंगे। जब ये सब वैल्यू पुट करोगे तो एक इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी, यानी 1 सेकेंड बाद, ये जो एक क्वेश्चन में एक पार्ट पूछा गया टाइम, 1 सेकेंड बाद स्टोन हिट करेगा। और अगर इस t की वैल्यू हम 3rd और 4th में रख दें तो u cos थीटा की वैल्यू, u sin थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट पता चल जाए तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो आई जे के फॉर्म में ये आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालने की इच्छा है तो √3.75 स्क्वायर प्लस 6.25 इतना लिख के आ जाओगे, नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। ओफो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत बढ़िया था। पूरा 30-40 मिनट आपको मैंने यही समझाया इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसको देख लो एक बार, फिर से पॉज कर करके देख लेना। ठीक है, देख लिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छा है, 1994 में आया है। ओके सर, इतने कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो 19। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा यूज़ होने वाला है जिसके बारे में हम लोग जब प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो एक मोमेंटम चेंज के बारे में पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम, याद आ रहा है कि नहीं। कुछ कुछ उससे लेना देना है। हालांकि आप अभी जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो उसमें मोमेंटम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा मोमेंटम का। एक 8th 9th का बच्चा भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत भयानक टाइप से दिख रहा है, लेकिन ये है कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, दो टावर हैं, 2 टावर्स ए बी एंड सी डी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट एज शोन इन फिगर। ये ए बी और सी डी दो टावर हैं, d इनके बीच की दूरी है। ए बी की हाइट दे रखी है 20 मीटर, ठीक है भाई, ए बी की हाइट दे रखी है 20 मीटर और सी डी की हाइट है 30 मीटर, ठीक है भाई। फ्रॉम द ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बी हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड सी डी। एक इसके टॉप से एक ऑब्जेक्ट फेंका जाता है एक्स एक्सिस डायरेक्ट, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, ठीक है, और इसका मास m दे रखा है। साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m, ये जो मास 2m है इसको भी फेंका जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर सी डी, लेकिन ये एंगल पे फेंका जाता है, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं फेंकते हैं, टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ए बी, यहाँ से इसकी तरफ फेंकते हैं और सी से इसकी तरफ फेंकते हैं, ठीक है, विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसकी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। बस इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं और इसको 60 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं। ये तो हमको समझ में आ गया। विद द टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सेम वर्टिकल प्लेन, और ऐसा कह रहा है कि ये दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में है, यानी ये एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं हो रहा कि हवा इधर से आ रही तो एक पीछे रह जा रहा है एक आगे चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक ही प्लेन, ठीक है। द टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन द सेम वर्टिकल प्लेन, कोलाइड इन द मिड एयर एंड स्टिक टू ईच अदर।
कह रहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक m मास का एक 2m मास का, यानी ये भारी वाला, ये दोनों कहीं बीच एयर में टकराते हो और एक दूसरे से चिपक के कहीं नीचे गिरते हो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस d बिटवीन द टावर्स, यानी इन टावर्स के बीच की डिस्टेंस d पता करनी है। और दूसरा क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स हिट द ग्राउंड। बाप रे, कह रहा है कि ये जब टकरा के नीचे गिरेंगे तो ये कहाँ पे गिरेंगे, यानी कुछ पोजीशन इस डी के बीच की बतानी है हमको, ये कहाँ पे गिरेंगे और इन दो टावर के बीच की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा इसलिए क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट तो टेस्ट करता ही है, साथ ही साथ ये भी देखता है कि आप सोच कितना पाते हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो एक बार फिर मैं बताता हूँ, आराम से सॉल्व करेंगे, इतना कुछ हुआ नहीं है क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देख लिया, अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं इसका क्लियर सिनारियो बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या है, पहले तो ग्राउंड बना देते हैं, ये ग्राउंड बन गया। ठीक है, ये आपका एक टावर है ए बी। ठीक है, एक टावर है ए बी, सीधा है, हाँ सीधा है टावर। एक टावर है आपका सी डी, सी डी एक टावर है और एक ए बी टावर है, ये यही तो कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, सीधा है। ठीक, फिर क्या कह रहा है भैया कि ये जो आपका ए बी पे ये जो मास m था, m मास, इसको ऐसे फेंका गया और मानते हैं कि ये कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री करेगा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये 10 मीटर पर सेकेंड है, यही तो कह रहा है भाई, वेलोसिटी u है और इसको फेंका हॉरिजॉन्टली गया है, ये मान लो यहाँ तक आता है। उसी टाइम पर, उसी सेम टाइम पर सी डी ये यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका जाता है, कितनी वेलोसिटी पर, वेलोसिटी उतनी ही है, लेकिन ये एंगल कितना बना रहा है, इसको बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओ। ये एंगल बना रहा है बच्चों 60 डिग्री का, हॉरिजॉन्टल से जो इसकी वेलोसिटी है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही तो कह रहा है 60 डिग्री। और इसका मास कितना है 2m, 2m मास है, ये d है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी है, इसके दो, ये 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा 10 sin 60, ये नीचे की तरफ आ जाएगा देखो, और एक ये होगा, ये हो जाएगा कितना 10 cos 60, होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं होगा, यहाँ तो हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, जब इसको फेंकोगे तो होगा क्या बच्चों, क्योंकि इस पर g एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, कहीं ऐसे आएगा और कहीं मान लेते हैं यहाँ पर हिट करके दोनों चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, यहाँ ऐसे रहा था, लेकिन क्योंकि जी लग रहा है इसका पाथ ऐसे थोड़ा बेंड होगा और यहाँ पर हिट करेंगे। हम मान लेते हैं कि जहाँ पर हिट करेंगे ये उसके नीचे वर्टिकल डिस्टेंस में ये दूरी है x, और ये टोटल कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है d हमें पता करनी है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। ठीक, d पता करनी है। अब एक चीज़ और समझते हैं, मान लेते हैं कि जिस टाइम में ये टकराएंगे, जिस टाइम के बाद ये टकराएंगे, इनकी ये इस टावर की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर्स दे रखी है, और इस टावर की हाइट कितनी दे रखी है, इस टावर की हाइट दे रखी है 30 मीटर, ये दे रखी है। और हम क्या मान लेते हैं कि जिस टाइम के बाद ये टकराएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मोशन कर लेंगे, ए वाला मान लेते हैं कर लेगा d1, इसको d1 मान लेते हैं, यानी d1 डिस्टेंस से नीचे आ गया है। और ये जो दूसरा 2m मास है, ये कितनी दूरी चल लेता है, ये हम मान लेते हैं d2, ये चल लेता है डिस्टेंस d2, यानी वर्टिकल डायरेक्शन। x में तो ये चलेगा कितनी, ये हो जाएगी d माइनस एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देते हैं, पहले हम एक चीज़ मानते हैं, लेट आफ्टर टाइम t वो दोनों टकराते हैं, ये पहला चीज़ मान लेते हैं, लेट आफ्टर टाइम t, ये जो स्टोन है, ये स्टोन है कि ऑब्जेक्ट कहे गए, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बोल दो भाई, बुरा ना माने। लेट आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट m and 2m कोलाइड,
मतलब हम मान रहे हैं कि टाइम टी के बाद वो कोलाइड करते हैं। अब बच्चा एक चीज़ ध्यान से समझो, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो कर रहे हैं, तो इनका एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है फॉर एम वो तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करा। तो अगर इन दोनों के मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसका एक्स उस टाइम में ये कितनी दूरी चला, भाई ये यहाँ पे आके टकरा रहा है तो हमने माना ये एक्स दूरी चल रहा है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इसकी कितनी है 10 इंटू टाइम, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और फॉर ऑब्जेक्ट 2m वो कितनी दूरी चलेगा उतने ही टाइम में, भाई अगर इसको टकराना है तो उतने ही टाइम में इसको d माइनस एक्स डिस्टेंस चलनी पड़ेगी कि नहीं। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, अभी बच्चों हम मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं, अभी हम प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं। ये मत सोचना कि ये d माइनस एक्स इधर की तरफ है ये उधर की तरफ है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी, ठीक है। फॉर 2m मास 2m ये कितनी डिस्टेंस चल रहा है d माइनस एक्स, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों देखो कितनी है, इसको आगे बढ़ाने वाली वेलोसिटी क्या है 10 cos 60, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 इंटू टाइम, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इक्वेशन 2 इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स 10 cos 60 कितना होता है 1/2, इसको इक्वेशन 2 मत मानो, जो सिंप्लीफाई करके आए उसको मानो। तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t, हो जाएगा कि नहीं, इक्वेशन सेकेंड। और अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दूं या x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इसमें रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको देख लो पहले फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लिया, अब देखो सिंस x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है आपका 10t, तो ये वैल्यू रख दो d माइनस 10t इज इक्वल टू 5t, यही तो, ये देखो d माइनस 10t इज इक्वल टू 5t, तो d कितना आ जाएगा बच्चों, d आ जाएगा आपका 10t उधर ले जाओ ये 15t हो जाएगा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है, कह दोगे सर बिल्कुल। अब बात आती है कि भैया एक्स डायरेक्शन में तो मोशन हमने कंसीडर कर लिया, वाई डायरेक्शन में मोशन भी कंसीडर करते हैं। अब देखो बच्चों उतने ही टाइम में जितने में ये आगे बढ़ेगा उतने में ये नीचे भी आ जाएगा d1 डिस्टेंस से, और ये 2m वाला मास कितने में आ जाएगा d2 डिस्टेंस। अब आप कहोगे सर इन क्वेश्चन को सॉल्व तो हम करे ले रहे हैं आसानी से, लेकिन भैया इनके मास क्यों दे रखे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों मास अगर आप मेरी जगह होते या मैं आपकी जगह होता तो कंफ्यूज जरूर होता, कंफ्यूज ये होता कि भाई मास क्यों दे रखा है, इस क्वेश्चन में मास का क्या रोल है। मास का ये रोल है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वो टकराने के बाद मिड एयर में स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपके जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये भारी वाला जो मान लो पत्थर है, ये भारी वाला पत्थर, इसका अगर 10 kg वेट है तो 20 kg का वेट होगा। जब ये आपस में आके टकराएंगे, ऐसे गिरे और आके ऐसे टकराए, तो ये भारी वाला तो इसको धक्का भी दे सकता है ना। बात समझो, ये क्या गारंटी है कि जब ये यहाँ पर कहीं टकराएंगे, यहाँ पर टकराएंगे तो वो उसी के नीचे आके गिरेंगे, कोई गारंटी नहीं। अगर इसका एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये भारी वाला है तो ये भी तो हो सकता है कि टकराने पे ये इसको कहीं इधर लेके चला जाए, बात समझो, और ये यहाँ एक्स पे ना टकरा कर कहीं एक्स पे ना गिर के कहीं पीछे गिरे, बात तुम समझ रहे हो भाई। ऑब्वियस सी बात है कि ये भारी पत्थर है तो हो सकता है इसको टकराए, और जैसे ही टकराए इसको अपने साथ कहीं एक्स डायरेक्शन में आगे भी खिसका दे। तो हम लोग जो ये एजम्पशन माने पड़े हैं कि ये नीचे डायरेक्ट जहाँ टकराएंगे वर्टिकली वहीं गिर जाएंगे, ये गलत भी हो सकता है, बात समझे। इसीलिए मास दे रखे हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि क्या ये टकराने के बाद वर्टिकली गिरेंगे या टकराएंगे फिर कहीं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा और वो ऐसे जाके कहीं गिरेंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे जाके गिरने का क्या मतलब है कि वर्टिकल मोशन तो हो ही रहा है, इसने अपने भारी मास की वजह से इसको एक्स डायरेक्शन में भी पीछे ढकेल दिया, हो सकता है कि नहीं। कह दो कि सर बिल्कुल पॉसिबल केस है। थोड़ा आप ऐसा नहीं है कि आपको इंटर में होना पड़ेगा इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करने का, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो भारी हो सकता है इसको धक्का दे दे पीछे की तरफ, तो ये सीधा नीचे नहीं गिरेगा, कहीं टेढ़ा गिरेगा जाके दोनों को लाइट करके। लेकिन हमने क्या मान लिया, तो नीचे गिर गए, तो ये सारी गणित गलत हो जाती। अब बच्चों यहीं पर आता है बात
मोमेंटम का। मोमेंटम बच्चों क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का मास डिसाइड नहीं करेगा कि ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी डिसाइड करेगी। ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही फोर्स के बराबर होता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम ये देख लें कि इसका मोमेंटम, ये जो ए वाला एम वाला मास है, इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन, और मोमेंटम 2m का x डायरेक्शन में कितना है। ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम होता है बच्चों क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास इनटू वेलोसिटी। बस इतना अभी जान जाओ, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर इसकी x डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में मास इनटू वेलोसिटी करने पे जो वैल्यू आ रही है और इसकी मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने में x डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रही है, अगर दोनों सेम है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये होगा इस डायरेक्शन, वो होगा इस डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव। तब हम कह देंगे कि भैया 2m वाला जो मास है वो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि हो सकता है इसकी वेलोसिटी कम हो, इसकी वेलोसिटी तेज हो, तो दोनों बैलेंस हुए जा रहे हैं और ये टकरा कर वहीं गिर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं। तो क्या लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ m इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बात समझ के बच्चों, बस इतनी ही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बच्चों मोशन क्या होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब कहोगे सर एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी हो गई 10, मास हो गया m, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू m। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन अगर ले लें तो ये हो जाएगा प्लस, तो हम ये लिख देते pm यानी मोमेंटम ऑफ मास m, ठीक है। उसी तरह मोमेंटम ऑफ 2m इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब बच्चा 2m जो मास है इसकी दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, 10 sin 60 10 cos 60। हमें वर्टिकल मोशन अभी चेक नहीं करना है, क्योंकि इसको इधर उधर ले जाने का सिर्फ जिम्मा उठा रखा है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल 10 cos थीटा इंटू मास होगा 2m। लेकिन ये इस डायरेक्शन में मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ मोमेंटम ऑफ 2m, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2m इंटू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 cos 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये सॉल्व करो तो ये माइनस का 2m इंटू 10 इंटू cos 60 हो गया 1/2। ये देखो माइनस का 10 आ गया, 10m क्या आ गया। इसकी यूनिट जरूर बच्चा लिख देना, यूनिट क्या लिख दोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो मास हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, बस हमें चेक करना है। तो अब बच्चा ये बताओ, अगर हम यहाँ से ये निकालें कि टोटल जो है इसका मोमेंटम हो गया -10m, तो इसका मोमेंटम हो गया 10m, ये हो गया प्लस इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया -10। टोटल मोमेंटम कितना हो गया, टोटल मोमेंटम कितना हो गया आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, तो ये हो जाएगा pm प्लस p2m, ये हो जाएगा 10m, ये हो जाएगा माइनस का 10m, ये हो जाएगा 0। यानी भैया x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम रहा ही नहीं टकराने के बाद, यानी जब वो टकराए तो x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी रह ही नहीं गई। वो x डायरेक्शन ऐसे टकराए और बस वहीं पे रगे और नीचे आ गए, इसकी कोई x डायरेक्शन, मोमेंटम x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल में 0 हो गया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, मास तो 3m हो जाएगा, तो मोमेंटम 0 होने के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो बिल्कुल सही था कि वो टकराएंगे और गिर जाएंगे। कायदे से हमें क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए, पहले इसको कंडीशन को चेक करो और फिर ये जो डायग्राम बनाए, तभी तो ये डायग्राम तुम्हारा वैलिड है। भाई ये जो तुमने इसे वर्टिकल ड्रॉ कर दिया है, क्यों ड्रॉ कर दिया, कैसे, मैं आपसे पूछूं कैसे ड्रॉ कर दिया, तुमने क्या मान के ड्रॉ कर दिया, तो पहले तो ये कंडीशन वेरीफाई करनी है। बात समझ गए, दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन there is
नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन हम लोगों ने जब एनालाइज करा तो डी की वैल्यू 15 कितनी आ गई, डी की वैल्यू हमारी आ गई, अभी हमने सॉल्व करा था, डी की वैल्यू कहाँ लिखी थी हमने, हाँ ये डी की वैल्यू आ गई 15t, 15t आ गई। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल मोशन फॉर मास m, वर्टिकली वो कितना गिर रहा है उतने ही टाइम में d1 नीचे गिरा जा रहा है, लेकिन मास m के लिए देखो ये क्या है, वर्टिकल जब नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इस पे g, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो है नहीं कुछ। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो d1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है 0, भाई ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो प्लस gt स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं d1 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ये कर लोगे कि नहीं, और g की वैल्यू 10 ले ले तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह फॉर मास 2m, लेकिन मास 2m के पास वर्टिकल वेलोसिटी है इनिशियल, ये वो कितनी है 10 sin 60 और नीचे की तरफ है, और d2 भी आपका क्या है नीचे की तरफ है। खैर वो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस लगाने के, आप अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो d2 कितना हो जाएगा, d2 मतलब वो जो डिस्टेंस चलेगा 10 sin 60 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कह दोगे सर ये प्लस आपने क्यों कर दिया, बच्चों कंफ्यूज मत होना, हम लोग पहले भी ये सब डिराइव कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि जब सब कुछ नेगेटिव ले लोगे तो सॉल्व होके माइनस ही तो आ जाएगा। भाई d2 नीचे की तरफ है वो माइनस ले लोगे, वेलोसिटी नीचे की तरफ है वो माइनस ले लोगे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वो माइनस ले लोगे, तो सब कट जाएगा, पॉजिटिव में ही तो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो ये क्या आ जाएगा, d2 इज इक्वल टू 10 sin 60, क्या लिख सकते हो इसको, 10 sin 60 होगा √3/2, तो हो जाएगा 5√3 इंटू टी प्लस 5t स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब d1 पता चल गया, d2 पता चल गया। अब एक चीज़ और है, क्या है कि यहाँ से एक चीज़ और दिखने को मिल रही है, क्या मिल रही है देखने को, कि अगर हम ये वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 20 माइनस d1, हो जाएगा कि नहीं। ये वैल्यू देखो, ये पूरा 20 है, d1 घटा दिया, 20 माइनस d1 बचा, ये पूरा 30 है, ये d2 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 30 माइनस d2। और फ्रॉम फिगर ये हमको क्लियर हो रहा है कि 30 माइनस d2 और 20 माइनस d1 ये वैल्यू बराबर है, देखो है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, फ्रॉम फिगर 20 माइनस d1 इज इक्वल टू 30 माइनस d2, ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा d2, इधर ले आओ, ये हो जाएगा d1 और ये हो जाएगा 30 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10। d2 की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 5√3 इंटू टी प्लस 5t स्क्वायर माइनस d1 कितना है माइनस का 5, ये माइनस का 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना, ये 10 है, ये कितना हो जाएगा 5√3 इंटू टी इज इक्वल टू 10। तो t कितना आ जाएगा बच्चों का, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लो एक बार। t आ जाएगा बच्चों 10/5√3 यानी कि 2/√3 सेकेंड्स, यह आ जाएगा। अब d कितना है आपका, d सिंस ये देखो d है आपका 15t, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड d है आपका 15t, ये वैल्यू रख दो इधर, तो 15 इंटू टाइम क्या हो गया 2/√3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 इंटू √3 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 इंटू √3, ये 3 5 ज़ा, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10√3। तो d की वैल्यू आ गई बच्चों 10√3 मीटर, ये सब मीटर में है ना, इसको और सिंप्लीफाई करो तो d √3 कितना होता है बच्चों, ये सब कुछ वैल्यू याद करना है ना, 1.732 होता है,
ये आ जाएगा 17.32 मीटर्स। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द टावर हमें पता चल गई कि नहीं। और हमें एक्स पता करना है कि वो गिरेगा कहाँ पर, तो वो तो बहुत आसान है। एक्स के टर्म में हम लोगों ने बहुत सी इक्वेशन निकाल चुके हैं हम लोग पहले ही। एक्स इज इक्वल टू 10t दे रखा है, देखो 10t दे रखा है, या यहाँ से निकालो, कहीं से सॉल्व कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू 10t, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू 10t, 10 इंटू टी कितना है 2/√3। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो 11.5 आ जाएगा कुछ मीटर्स। यानी कि हमें पता चला ये बी वाला है, ये बी वाला पार्ट है, क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स विल फॉल एट 11.5 मीटर्स फ्रॉम टावर ए बी, फ्रॉम टावर ए बी। ये देखो आंसर, भाई टावर ए बी से मान रखा था एक्स। एक बार ये क्वेश्चन फिर पढ़ लो, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, फिर से मैं बता देता हूँ। ये जब टकराएंगे तो दोनों के पहले एक्स के मोशन को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो एक्स उतने ही टाइम में मान लेते हैं ये एक्स दूरी चला है, ये वाला मास, तो एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम 10 इंटू टी, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 10 cos 60, तो उतने टाइम में ये डी माइनस एक्स दूरी चलेगा, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 cos 60 इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू 10t इसमें रख देंगे तो हमको वो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करा, पहले ये देखा कि क्या ये टकराने के बाद वर्टिकली नीचे गिरेंगे कि कहीं इधर उधर चले जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले मोमेंटम ऑफ मास m निकाला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो आया मास इंटू वेलोसिटी 10m। उसी तरह 2m का हमने 2m इंटू मास इंटू वेलोसिटी करा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए माइनस साइन ले लिया क्योंकि ये इधर के साइड में था, ठीक है। जब टोटल मोमेंटम इनका निकाला आफ्टर कोलिजन तो वो आ गया 0, यानी भैया टकराने के बाद एक्स डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं रहेगा। इसका मतलब टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, इसलिए वो जहाँ टकराएंगे वहीं नीचे गिर जाएंगे। इसका मतलब ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन, ये लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और यहाँ पर एक चीज़ बच्चों और करना, वरना ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या करना, ये टोटल मोमेंटम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है ऐसे लिखना, और वेक्टर मत लगाओ, क्योंकि अगर वेक्टर लगा दिया इसका मतलब ये टोटल मोमेंटम वाई डायरेक्शन को भी कंसीडर कर लेगा, ठीक है। इतना सब भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर भी इसको लिख दो एक्स, इसको भी लिख दो एक्स, ये रब से, ठीक है। बात समझ गए ना, क्योंकि हम टोटल मोमेंटम अगर निकालने लगेंगे वाई को भी कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम निकालना। तो ये कर दिया। जब इसको सॉल्व करा तो वेलोसिटी हमें पता चल गया एक्स डायरेक्शन में 0, और हमें पता है कि एक्स 10t आया है, डी माइनस एक्स इक्वल टू 5t में एक्स इक्वल टू 10t रखा तो डी 15t है। अब वहाँ से हमने अपनी कैलकुलेशन कंटिन्यू कर दी। वाई डायरेक्शन में मास m का हमने इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, d1 इक्वल टू हाफ GT² तो ये 5t² आ गया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी इनिशियल है नहीं। उसी तरह 2m के लिए हमने d2 लगाया, नीचे की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इनिशियल दे रखी थी 10 sin 60 इंटू टी प्लस हाफ GT², इससे d2 आ गया। फिगर से हमको ये क्लियर हो रहा है कि 20 माइनस d1 ये जो वैल्यू आ रही है और 30 माइनस d2 ये जो वैल्यू आ रही है ये बराबर है। तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो d2 माइनस d1 इक्वल टू 10, d2 की वैल्यू यहाँ से रख दो, d1 की वहाँ से रख दो वैल्यू। जब सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा आपका 2/√3 सेकेंड, और d आपको 15t पता है, टाइम की वैल्यू रख दो तो 10√3 यानी कि 17.32 मीटर्स आ गया। उसी तरह x इक्वल टू 10t है, टाइम की वैल्यू रखी तो x भी हमको पता चल गई। यही दोनों चीज़ें पता करनी थी, आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ आपका मोमेंटम वाला एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता और ये नहीं लग पाता आपसे, तो आप ये सोचते कि अरे ये तो क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं था मोमेंटम वाला। देखो बच्चों, मोमेंटम मैंने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा था तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यानी कुछ तो हम लोगों को पता ही है, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो रहे। ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 मेंस में आया है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये तुरंत सॉल्व कर लोगे। क्या है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी भैया मान लेते हैं लेट
ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज ए एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये मान लिया हम लोगों ने। अब बहुत सिंपल है, वेक्टर देखो बच्चों ये वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन चलो आ गया तो कर ही लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ सम ए प्लस बी क्या होगा बच्चों? रिजल्टेंट ऑफ सम क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है याद करो, ये आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो आता था। वैल्यू रख दो, ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए और ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से ए स्क्वायर अगर ले लें कॉमन तो ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह रिजल्टेंट ए माइनस बी का क्या होता है बच्चों, याद करो वेक्टर में पढ़ा था हम लोगों ने सब कुछ। उस केस में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाता है कि नहीं आ जाता? और इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो ये सब कुछ सेम आएगा, बस ये a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? अब कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी, ठीक है, इज n टाइम्स द रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी। ये सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा a अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n a अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये a और a कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बचेगा 2 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। अब सारे एक साथ कर लो टर्म, ये कॉस थीटा वाला एक साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, या n स्क्वायर उधर लेके गए तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये 1 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1। देखो ये हो जाएगा कि नहीं? इसको नीचे लेके आ जाओ तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। यही तो, देख लो एक बार फिर से। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो गया आपका, सी वाला, ये आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आप तुरंत कर लोगे, सिंपल सब है, उसमें कुछ ऐसी गणित नहीं थी इनसे पहले वाले क्वेश्चंस में, बस क्या था कॉन्सेप्ट ध्यान में होंगे तो तुरंत हो जाएंगे। ये आपका आंसर है। हाँ, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक ये बड़ा चढ़ा क्वेश्चन 1993 में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। जल्दी से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 18। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस देख के बताना है। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल पी इज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेरिकल बाउल, ठीक है। एक पार्टिकल पी है, उसमें ऐसे खिसक रहा, इट पासेस द पॉइंट ए एट टी इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट टी ए से पास करते हुए जाता है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे। एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v, यानी कि इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पार्टिकल p का इस वक्त कितना है, v है। अ बीड q ऑफ द सेम मास एज p इज इजेक्टेड फ्रॉम a, एक इसी पॉइंट a से एक बीड, एक छोटा मान लेते हैं एक मार्बल टाइप का निकलता है x डायरेक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे। जिस टाइम पर ये a को क्रॉस करता है उसी टाइम, और इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है, v, इसकी भी v होती है,
ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द स्ट्रिंग में भी निग्लेक्टेड, ये एक तार के ऊपर एक बीड पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे वो माला नहीं होती वैसे ये इस डायरेक्शन में ऐसे आगे ट्रेवल कर रही वी वेलोसिटी से। लेट टीपी एंड टी क्यू विद द रिस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय पी एंड क्यू टू रीच पॉइंट बी, देन इसमें ये क्या ऑप्शन दे रखा है, टीपी इज लेस देन टी क्यू, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, टीपी इज ग्रेटर देन टी क्यू, या टीपी बाई टी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब बच्चों मैं आपकी जगह होता तो इसमें कंफ्यूज थोड़ा होता, एक चीज बात ध्यान से समझते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्यू इज v विच इज कांस्टेंट, भाई यही तो कह रहा है, ये जो q है वो a से जब रिलीज होता है, ये जो बीड है उसकी वेलोसिटी v ही रहती है, और वो ट्रेवल कहाँ से कहाँ करता है, a टू b। लेकिन अब यहीं पर खेल हो जाता है बच्चा, ये जो पार्टिकल p है ये जब a पर रहता है तब इसकी वेलोसिटी का, मान लो इसकी कोई वेलोसिटी है u, v डैश है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है v, यानी कि इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना है v, तो इसका a टू b जाना वो किस वेलोसिटी पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। देखो बच्चा, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे ना v डैश के, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, a टू b वो कितनी देर में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि ये ऐसे जाए वैसे जाए इससे कोई मतलब नहीं, ये कर्व देख के मत कंफ्यूज होना, क्योंकि फिर वही बात है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो ए बी ही होगा, लेकिन अब यहाँ पर खेल ये होगा बच्चों कि इसकी इस p की वेलोसिटी सिर्फ पॉइंट a पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v है, लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगा इसकी टोटल वेलोसिटी है जो v डैश है वो बढ़ेगी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बढ़ेगा। मान लो ये v है इस डायरेक्शन में, अभी जब ये थोड़ा नीचे आया तो ये मान लो हो जाता है यहाँ पर v2 की वैल्यू v से ज़्यादा होगी, फिर ये और नीचे आएगा तो यहाँ पर और बढ़ जाएगी इसकी वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मान लो v3, वो भी v से ज़्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नीचे आएगा, किस डायरेक्शन में, x में भी y में भी, क्योंकि इसकी टोटल वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटेगी, लेकिन क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कितना घट जाएगी, इतना घटेगी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी b पे v ही रहे। बात समझो, क्योंकि बच्चों होता क्या है, जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा कि क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर इसकी एक्स डायरेक्शन में एनर्जी का क्या है, टोटल एनर्जी इसकी अगर निकालेंगे हाफ m काइनेटिक, इसकी अभी कौन सी एनर्जी होगी, इसकी कोई एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी, उस पर दिमाग मत लगाओ, बस इतना जानो कि अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो a पे थी वो घूम कर जब उस हाइट पे आएगा तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में उतनी ही रहेगी। बात समझिए कि नहीं, लेकिन जब ये सरफेस पे होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसकी बच्चों बस इतना ध्यान रखो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाए, क्योंकि अभी ये ऊपर है तो नीचे थोड़ा दिमाग लगाओ, जब तुम नीचे जाने लगो तुम्हारी वेलोसिटी और तेज होती रहेगी ना। अगर तुमको एनर्जी के कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तब भी ये ऑब्वियस सी बात है, तो हमें क्या पता चला, वेलोसिटी ऑफ क्यू इज v, वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी, वो v ही रहेगी, लेकिन बट वेलोसिटी ऑफ p will increase and decrease also, and decrease, भाई नीचे जाएगा तो बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो घटेगी, लेकिन and decrease also, but its minimum value will always be v। ये मानते हो कि नहीं कि जितनी v थी उतनी तो पहुंची जाएगी, इससे ज्यादा होगी वो रास्ते में लेकिन इससे कम नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसकी वेलोसिटी q से ओवरऑल रास्ते में ज्यादा भी हो रही है, कम कभी नहीं हो रही, उससे ज्यादा ही हो रही है, ठीक है, मिनिमम उसके बराबर हो रही है और ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम q को लगेगा वो p से ज्यादा होगा, मतलब इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है टीपी, इसको उल्टा करके लिखो तो क्या हो जाएगा, टीपी इज लेस देन टी क्यू, यही तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये बात समझ गए हो कि नहीं, अगर एनर्जी के कॉन्सेप्ट नहीं भी आते होंगे तब भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कर ले जाओगे कि भैया फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है, और हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा है कि ये सब फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर दो तो जितनी इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो फाइनली उतनी ही होगी। अब कहोगे सर उसमें तो हमने पढ़ा था कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बच्चा वो पढ़ा था तुमने, लेकिन यहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल मोशन ये बाउल में चल रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग लगेगा कि भाई ग्रेविटी की वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसकी टोटल वेलोसिटी चेंज होने लगेगी, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बाउल है, ये हवा में नहीं है, ये बाउल में है। बात समझ रहे हो? इसको देख लो, ये बच्चा लास्ट क्वेश्चन था आपका 1993 में आया है। लास्ट क्वेश्चन किसका? ये जो हम लोग IIT JEE के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं नीट वाले जो बायो वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ 2-3 लेक्चर वो भी आएंगे, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीट के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सॉल्व कर लेंगे। 18 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने करे, और ये वो क्वेश्चन है जो आपका दिमाग खोलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और जितने बढ़िया से बढ़िया कठिन से कठिन आपको लग सकते थे क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व करा है, ताकि ये कॉन्फिडेंस आ जाए आपको कि यहाँ ऐसा कुछ कम नहीं बताया जा रहा है जो आपको ये लगे कि हमसे IIT या नीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सब होगा बच्चों सॉल्व, ठीक है। चैप्टर के एंड में नोट्स मिल जाएंगे आपको, और ये जितने क्वेश्चन कराएंगे उनकी भी PDF मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।